चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपका जो केमिस्ट्री पार्ट है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है 11th में, है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं आज अपन। और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस चैप्टर या इस पूरे सब्जेक्ट में एक फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, एक होती है इनऑर्गेनिक और एक होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने क्लास 10th में किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के नाम से, है ना। उसी को अपन और डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आपकी जो 2 वॉल्यूम है बुक की, है ना, उसमें हम कुछ चैप्टर्स फिजिकल और इनऑर्गेनिक के पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक तो काफी कुछ हट गया है सिलेबस से, और 2 चैप्टर्स हमारे ऑर्गेनिक के हैं। जैसे हम फिजिकल में क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले, तो एक तो आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम शुरुआत इस चैप्टर से ही करेंगे। और केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी साइंस का पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं मैटर से, कि मैटर क्या होता है ना, कैसे क्लासिफाई करते हैं, किससे बना हुआ है। तो एटम आ जाता है पिक्चर में। फिर ये एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल भी आता है पिक्चर में। तो एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। मोल कंसेप्ट, एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ लॉज, जैसे कि आपने 9th में 1-2 लॉ पढ़े हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ऐसे ही 2-3 लॉज हम और पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद इसी का एक चैप्टर और है विच इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका थोड़ा सा पार्ट अपने क्लास 9th में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, है ना। एक एटम मॉलिक्यूल चैप्टर हुआ करता था और एक चैप्टर हुआ करता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां आपने एटलीस्ट बोर तक तो पढ़ लिया था। पहला आप रदरफोर्ड थॉमसन पढ़ते थे, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते थे, हाँ, प्लम पुडिंग वाटरमेलन मॉडल थॉमसन का। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते थे, और फिर आए थे नील बोर। तो नील बोर तक तो हमने क्लास 9 से पढ़ा है कि शेल होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब हमने पढ़ा है। बट अब आप 11th में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो स्ट्रक्चर हमने 9th में पढ़ा है बोर का, वो भी फेल हो गया था, है ना। और अभी हम नया और स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, तो वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसका भी थोड़ा सा पार्ट आपने 10th में पढ़ा, मतलब आप ये समझे कि 11th केमिस्ट्री में ना आप 9th और 10th के ही केमिस्ट्री को थोड़ा सा और एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, एटम मॉलिक्यूल पढ़ते थे 9th क्लास में, अब मोल पढ़ेंगे, है ना। वहां अपन से मास वास निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास वगैरह, अब हम मोल्स में आ जाएंगे। तो हमारा वो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 9th का ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एडवांस वर्जन है। और यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, जो अपन क्लास 10th में आयनिक बॉन्डिंग पढ़ते थे और कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते थे, याद होगा दोनों नाम। आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आयनिक बॉन्ड पढ़ते थे, एक और नाम क्या था आयनिक बॉन्ड का, याद है? सर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनेगा और दूसरा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनेगा, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बन जाएगा कंपाउंड, जिसको अपन नाम देते थे आयनिक कंपाउंड, एंड द बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये पढ़ते थे। इसके अलावा एक बॉन्ड और अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़े थे, कार्बन एंड कंपाउंड में। क्या नाम था उसका? कोवेलेंट बॉन्ड। उसका नाम था कोवेलेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रही थी। यहां तो लॉस और गेन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, यहां क्या हो रहा था? शेयरिंग, दो के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग। तो इनका भी थोड़ा सा और एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। यहां अपन ये पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होती क्यों है ना, कैसे हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रही है दो एटम के बीच में। वहां अपन बना लिए थे कि हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। बट ये इनके बीच में क्यों हुई? हीलियम ये काम क्यों नहीं कर पाया? He2 तो हम नहीं पढ़ते, हम H2 पढ़ते हैं।
हम O2 पढ़ते हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, इनके बीच में क्यों नहीं बन रही है, ये हम यहां पढ़ेंगे, इसका आंसर हमें यहां मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा एक चैप्टर है इसके अलावा, पीरियोडिक टेबल हमारा एक चैप्टर होगा इसमें। एक्चुअली थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल ही है, फोर्थ आपका केमिकल बॉन्डिंग है। पीरियोडिक टेबल हमने आज तक बस सुना है, पहले 10th के सिलेबस में होता था पीरियोडिक टेबल भी, फिर उसको हटा दिया गया कि 11th में तो पढ़ना ही है तो हटा देते हैं। ऐसी 9th से मोल कंसेप्ट हटा दिया गया कि 11th में तो पढ़ना ही है। समझ रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट क्यों करना, 9th में आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, फिर 11th में फिर से पढ़ोगे, तो 9th से हटा देते हैं, 9th को थोड़ा इजी बना देते हैं। मोल कंसेप्ट उन्हीं को पढ़ाओ जो 11th में मैथ्स साइंस लेने वाले हैं, क्यों उनको पढ़ा रहे हैं जिनको आगे जाके कॉमर्स लेना है। तो इसलिए 9th से मोल कंसेप्ट हटा दिए, 11th का मोल कंसेप्ट रहने दिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल भी 10th से इसलिए हटाया गया कि काम इनका मेन 11th 12th में पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, आज तक के जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, एलिमेंट डिस्कवर ही होते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो एज ऑफ नाउ 118 एलिमेंट्स आर देयर, 118। तो उनको एक टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में रखा गया है ताकि उनकी स्टडी इजियर हो जाए, है ना। आप 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो याद नहीं रख सकते इंडिविजुअल की, बट अगर उन्हीं 118 एलिमेंट को अगर आप छोटे छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दें, लेट्स से 10-10 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया आपने कि ये 10 एलिमेंट एक जैसे हैं, ये 10 एलिमेंट एक जैसे हैं, ये 10 एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट एक जैसे हैं, तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखना आसान है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना। दैट इज द रीजन व्हाई कि पीरियोडिक टेबल बनाई गई, कि हमें एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ने में और याद रखने में आसानी हो, इसलिए एक टेबुलर फॉर्म दे दिया गया। अब उस टेबल के हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स एक कॉलम में आते हैं ना, वो सारे एक जैसे हैं प्रॉपर्टी वाइज, वो एक जैसा बिहेव करते हैं, और जो उस कॉलम में नहीं है वो डेफिनेटली उनसे अलग होगा, तो उसकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इनकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज अलग है। तो दैट इज वाई पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो यहां हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल की भी हिस्ट्री थी, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हिस्ट्री थी ना, कि पहले थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, अपन कहानी जैसे पढ़ते थे कि पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले थॉमसन का स्ट्रक्चर आया, फिर रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर आया, फिर नील बोर आए, फिर अब तो हम नया स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ये एक हिस्ट्री थी। इन द सेम वे पीरियोडिक टेबल को बनाने के पीछे भी हिस्ट्री थी। ऐसा नहीं कि रातों रात एक टेबल बन गई और कल से हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक फिक्स नहीं हुआ, बार बार चेंज होता गया, इन द सेम वे कई साइंटिस्ट लोगों ने टेबल को भी अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी, फेल होते गए, फिर कोई नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने नया तरीका निकाला टेबल बनाने का, फिर वो फेल हुए, फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग तरीका निकाला। तो ऐसे 3-4 मॉडल अपन पढ़ेंगे। फाइनली जो आज की टेबल है, फिर वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और फिर एक चैप्टर है यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एज द वर्ड सजेस्ट, थर्मो मतलब हीट। तो हम केमिकल चेंजेस में या केमिकल रिएक्शंस में हीट का एब्जॉर्प्शन और हीट का रिलीज होता है। कौन से दो नाम क्या थे रिएक्शंस के? एग्जैक्टली, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, द रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक, एंड इफ द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इनमें रिएक्शन में हीट का कैसे एक्सचेंज होता है, मतलब वो सब अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब समझना, एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, है ना। बैलेंस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं। हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ रिएक्शन ही रिवर्सिबल होते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स मिल करके प्रोडक्ट तो देते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स देना चालू कर देते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। अब आप खुद सोचिए, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म होगा? खत्म तब माना जाएगा ना जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे। देखो, अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता
तो A प्लस बी गिव C प्लस डी। ऐसी मैंने हाइपोथेटिकल लिया ना, ए बी सी डी कोई एलिमेंट कंपाउंड नहीं होते, मैंने एग्जांपल लिया है बस। ये इरिवर्सिबल है, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे ए और बी क्या हो जाएंगे, खत्म। उसी को बोलेंगे एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन खत्म हो गया। क्यों रिएक्शन खत्म हो गया? क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो गया ना भाई, तो रिएक्शन को खत्म माना जाएगा। बट इस केस में ऐसा होगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं होगा कभी? हाँ, क्योंकि रिवर्सिबल है, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, एट द सेम टाइम सी और डी मिलके ए और बी भी बनाते जा रहे हैं, तो कभी ए और बी खत्म होगा ही नहीं। और जब कभी ए और बी खत्म ही नहीं होगा तो उस टाइप के रिएक्शन कभी एंड नहीं होते, तो वो अचीव करते हैं इक्विलिब्रियम। इफ दे डू नॉट एंड, दे अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आने के बाद इनका क्वांटिटी, या हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं कंसंट्रेशन, और इनका क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब अब चेंज नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, अभी भी ए और बी मिलके सी और डी दे रहे हैं, पर उतनी ही देर में सी और डी मिलके ए और बी दे रहे हैं। मतलब सोचिए कि ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाए और ये दोनों रिएक्ट करके तुरंत ये बना दिए, तो नंबर ऑफ सी और डी तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, ए और बी कम हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। फोटोसिंथेसिस क्या नहीं, उसमें देखो कंडीशन अलग अलग होती है, आप उसको रिवर्सिबल नहीं बोल सकते। फोटोसिंथेसिस को रिवर्सिबल तब बोलोगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, एट द सेम टाइम वही ग्लूकोज से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिल जाए, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, इक्वल पेस में होगा तब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, बट फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। हाँ, रेस्पिरेशन उसका उल्टा आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन में हम उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी बनाने में, और साथ में CO2 और H2O रिलीज हो रहा है, होता है ये। बट रिवर्सिबल रिएक्शन इसको नहीं बोला जाता। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो उसी समय हो रहा हो, दोनों के लिए कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। पर फोटोसिंथेसिस उस वक्त होता है, रेस्पिरेशन तो आप कर रहे हो या प्लांट कर रहे होंगे तो बाद में कर रहे होंगे, बाद में उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे होंगे, उसी वक्त उस ग्लूकोज से सीधा CO2 और H2O नहीं बनता, ठीक है। तो उसको आप रिवर्सिबल नहीं बोल सकते, दो देयर प्रोडक्ट आर रिएक्टेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। वो सही है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं वही हमारे रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट है वो हमारे रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है वो नो डाउट। बट सेम कंडीशन पे नहीं हो रहे हैं दोनों चीजें। जो सेम कंडीशन पे होते हैं ना, उन रिएक्शन को रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये मैंने हाइपोथेटिकल लिया, एक इक्वेशन होता है हमारा अमोनिया बनाने का, जिसमें अपन लिखते हैं H2 प्लस N2 गिव्स अमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस भी कर देता हूं, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा और यहां पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। ये इक्वेशन या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ए और बी मिलके, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं, एट द सेम टाइम अमोनिया भी ब्रेक डाउन होकर के N2 और H2 बनाता जाएगा। समझ रहे हैं? ये उसी वक्त हो रहा है, एट द सेम कंडीशन, यूजिंग द सेम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हैं ना, हमने 10th में पढ़ा था, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनका क्या, हाँ, जो हेल्प करते हैं रिएक्शन को फास्टर करने में विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन इट। यहाँ पे लेट से एक्स नाम का कोई कैटलिस्ट होगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा होगा, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा होगा, सेम कंडीशन पे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल बोला जा रहा है। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रिएक्शन जो खत्म नहीं होते हैं वो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, और जो इरिवर्सिबल होंगे उनका तो कंप्लीशन होगा। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स एंड चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, ये पूरे 6 चैप्टर्स आपके वॉल्यूम 1 के हैं। ठीक है, फिर जब हम वॉल्यूम 2 में आएंगे ना, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा है 10th में, सुना सुना लग रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या था डेफिनेशन इसका?
हाँ, एक ही रिएक्शन पे एक ही वक्त पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यानी कि एक ही समय पर ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और किसी स्पीशीज से ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है। एक ही वक्त पर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है और कोई स्पीशीज उस इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कोई हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन भी हो रहा है। तीनों डेफिनेशन थी ना हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो सोचो वहां पे उस चैप्टर का वो एक रिएक्शन हुआ करता था, यहाँ एक पूरा चैप्टर है ये। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, और कुछ और नई डेफिनेशन पढ़ेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। तीन डेफिनेशन तो ऑलरेडी अपन क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। यहां अपन एक डेफिनेशन और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग का भी ट्रिक पढ़ेंगे कि अपन एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है और वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है ये। उसके बाद इसी वॉल्यूम में 2 चैप्टर आपको और पढ़ने हैं, मतलब सेकेंड वॉल्यूम छोटा है पर ज्यादा वेटेज वाला है। अगर आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो ज्यादा वेटेज वाला आपका वॉल्यूम 2 है, क्योंकि इसके बाद के जो 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, वो ऑर्गेनिक के हैं पूरे। एंड ये हमारा बेसिस है ऑर्गेनिक का, जो हमें 12th में भी काम आएगा। तो स्पेशली ये वाला चैप्टर जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे 11th में। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट आपको 12th के ऑर्गेनिक में यूज होगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो अपन 10th में पढ़े हैं ना, जितना भी पढ़े अपन 10th में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, वो सब अपन फिर से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ते थे क्लास 10th में अपन कार्बन कंपाउंड्स में? कि कार्बन का यूनिक नेचर क्या होता है, कैटिनेशन, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर एक और पढ़ते थे ना, नहीं एक तो मल्टीपल बॉन्ड्स हो गया, एक कैटिनेशन हो गया जिसको सेल्फ लिंकेज हम बोलते थे, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, वेरी गुड। क्या था? टेट्रावैलेंसी। ये तीनों यूनिक नेचर होते थे कार्बन के, यहाँ फिर वहीं से चालू करेंगे अपन। फिर कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना। फिर हम पढ़ते थे कार्बन के एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन, ये सब पढ़ते थे। फिर हम आते थे हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का हमने क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला पढ़े थे, है ना। यहाँ पे हम, और वहां पे नॉमेनक्लेचर भी पढ़ते थे कि एल्केन में एन लगाएंगे लास्ट में, उसमें ईन लगेगा सफिक्स, अल्काइन में आइन लगेगा सफिक्स। तो वो पूरा नॉमेनक्लेचर हम फिर से पढ़ेंगे इसमें, इनफैक्ट थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वहां हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे, याद है आपको फंक्शनल ग्रुप्स? यहाँ फिर से वो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सबका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, और थोड़ा सा और डिटेल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। हमने वहां पे तो 10th में सिर्फ बेसिक नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा और एडवांस लेवल में जाएंगे, थोड़े से और टिपिकल रूल्स पढ़ेंगे अपन नॉमेनक्लेचर के। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल, जैसे इसका नाम है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं। हमने नॉर्मल रिएक्शन तो 5 टाइप के पढ़े ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ये हमारे नॉर्मल रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म अलग होता है, तो अपन पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ये भी ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है, बट इट इज मोर फोकस्ड ऑन एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन। इन चारों का हमें पढ़ना है प्रिपरेशन, कि कैसे हम इन्हें बनाएंगे, पहला। दूसरा अपन को पढ़ना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। देखिए, एल्केन का हम तीनों पढ़ेंगे, फिर एल्कीन का हम तीनों पढ़ेंगे, अल्काइन का भी हम तीनों पढ़ेंगे, और बेंजीन का भी हम तीनों चीज पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकली वो कैसे बिहेव करते हैं और केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्हीं दोनों चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा आपके फाइनल एग्जाम में, जब आप मतलब फाइनल एग्जाम में पहुंचोगे तो। बाकी चैप्टर्स का भी है, बट ये दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे एट द एंड, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली में आएंगे नहीं चैप्टर्स,
हाफ ईयरली में आपके वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स ज्यादा आएंगे, तो फाइनल एग्जाम में तो पूरा पोर्शन आएगा, बट हाफ ईयरली के चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा और इन चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा बढ़ जाएगा। बेंजीन का आइसोटॉप्स, हाँ, आइसोटॉप नहीं बोलते उसको, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नहीं, आइसोमर्स बोलते हैं। हाँ, तो आइसोमर्स बेंजीन के नहीं, अपन तो सबके पढ़ेंगे आइसोमर्स। जैसे आप नॉर्मल एल्केन के पढ़ते थे ना, तो ये एक 4 कार्बन का एल्केन है और ये भी 4 कार्बन का एल्केन है। स्ट्रक्चर वाइज दोनों अलग अलग है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। बेंजीन का खुद का अपना आइसोमर नहीं होगा कोई भी। जैसे ये आपका बेंजीन है ना, तो इसमें बस एक चेंज हो सकता है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस है ना, वो चेंज हो सकती है। अभी आपको डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिख रहा है, इन दोनों के बीच में अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड। ये ऐसा भी हो सकता था कि इन दोनों कार्बन के बीच में ना होकर के इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों के ना बीच में होकर के इन दोनों के बीच में, अल्टरनेट तो ये भी है, समझ रहे? बट ये आइसोमर नहीं कहलाते, इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम पढ़ेंगे, है ना, इनको हम पढ़ेंगे क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब। और आप जो बोल रहे हो वो आइसोमर्स है ना, वो अपन एल्केन, एल्कीन, अल्काइन सबके आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर्स का जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर। लिख लिया, हेडिंग डाल लीजिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमारी चीजें स्टार्ट होती है एकदम बेसिक से, विच इज मैटर, है ना। भले हमने 9th से मैटर मैटर पढ़ रहे हैं, बट 11th से भी शुरुआत उन्होंने मैटर से ही करी है, ठीक है। तो मैटर को हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया था क्लास 9 से ही। एक था फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। और केमिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां तो सिर्फ फिजिकल नेचर बता रहे हैं ना कि आपका मैटर दिखने में कैसा है, उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। पार्टिकल्स कैसे हैं ये नहीं पता, कैसे अरेंज्ड हैं ये बात करते हैं हम, और कैसे हैं वो अपन केमिकली बात करेंगे। अगर एक जैसे हैं तो प्योर सब्सटेंस बोल देंगे, और अगर एक जैसे नहीं है तो उनको हम क्या बोल देंगे, मिक्सचर्स, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या हुआ, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक जैसी चीजों से मिलके बने हैं। अब क्या वो एक जैसी चीजें एटम है तो वो कहलाएगा एलिमेंट, एक जैसे एटम से मिलके बना है। और अगर एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा तो क्या बोलेंगे उसको, कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गोल्ड का ब्लॉक लेता हूं, या मैं इस गोल्ड के रिंग की बात करता हूं, तो इसमें सारे गोल्ड के एटम्स हैं, है ना। दिस गोल्ड रिंग इज मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ गोल्ड। और अगर मैं एक ग्लास पानी लेता हूं तो दैट ग्लास ऑफ वाटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, H2O, 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 H2O। और यहां क्या था, AU, 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 सारे क्या है, एटम ऑफ गोल्ड। तो प्योर सब्सटेंस दोनों होते हैं, ये एक जैसे एटम से मिलके बना हुआ होता है और ये एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ओनली, है ना, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और मिक्सचर में हम 2 पढ़ते थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। थोड़ा एलिमेंट कंपाउंड में मैं और थोड़ा डिटेल में जाता हूं। एलिमेंट को हमने फिर से डिवाइड किया था इनटू 3 पार्ट्स। जो 118 एलिमेंट है, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेटल्स, है ना। 90 के आसपास तो मेटल्स ही है ना। 10-12 हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, और जो 5-6 बच गए हैं वो है हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है। और जो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के होते हैं, समझना, है ना। मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं,
एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि O2 भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है ना, H2 भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, दो एटम नहीं दिख रहे क्या, H और H, O एंड O, N2 भी है, ओजोन O3 भी है, फिर हम बोलते थे कि P4 फॉस्फोरस का भी मॉलिक्यूल होता है, सल्फर का भी मॉलिक्यूल होता है, S8 क्राउन स्ट्रक्चर होता है ना, सल्फर का क्राउन स्ट्रक्चर, तो ये सब भी तो मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, तो ये भी तो मॉलिक्यूल है, और फिर ये भी मॉलिक्यूल है, H2O, CO2, H2SO4, NaCl, NH3, तो दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? हाँ, these molecules are made up of same kind of atom, तभी तो इनको बोला गया ना कि मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और ये है आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और इनको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एटम, सॉरी एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों के लिए अपन एक लाइन भी बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, हो सकता है ऐसा लाइन, सारे कंपाउंड्स तो मॉलिक्यूल हैं ही, बट क्या सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। इफ यू आर सेइंग ऑक्सीजन कंपाउंड तो वो गलत है, देखिए कंपाउंड तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम से मिलके बनता है, तो इसलिए आप इन ऊपर वालों को मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड नहीं बोल सकते, तो दे आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑफ कंपाउंड, और हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा बट सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। एम आई क्लियर? वो लाइन समझ में आ गई? ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ठीक है, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, एटम मॉलिक्यूल वर्ड कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, हमें समझ में आना चाहिए। हम पूरा साइंस पढ़ लिए 9-10 तक, बट अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि इस H2 को मैं क्या बोलूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बोलूं कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन बोलूं, है ना? तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, तो आप इसको एटम ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, दो इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बट जो वर्ड अपन ने यूज किया वो मॉलिक्यूल ही होगा उसके लिए। ठीक है, ये एटम और मॉलिक्यूल क्यों एकदम जरूरी है, क्योंकि अभी अपन मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि उसके नंबर ऑफ एटम्स बोलना है कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलना है। एम आई क्लियर? हम कभी भी नहीं बोलेंगे ना कि वाटर के अंदर कि द ग्लास ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे हम वहां पर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये वर्ड्स हमें वाइजली चूज करने हैं बोलते वक्त कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको एक आज बता रहा हूं, जो कि अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसलिए इसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ। ये कंसेप्ट हमारा इस चैप्टर में आगे जाकर आएगा, और इस कंसेप्ट का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है समझना, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आप लोग को। समझिए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला रिएक्शन लेते हैं, अमोनिया बनाने वाला, जो उसके पहले भी लिखे थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, ये रिएक्शन है। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, हमेशा हम बैलेंस इक्वेशन ही लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, तब जाके बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। करेक्ट? इसको मैंने अभी किस टर्म में बोला, मॉलिक्यूल के टर्म्स में। आप इसको मास के टर्म्स में भी बोल सकते हो, पर उसके लिए आपको मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक का, दो का हो जाएगा 28। इसको ग्राम में भी अगर अपन लिखें तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसके बाद रिएक्ट करेगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तब जाके देगा 34 ग्राम। कैसे आया 34, देखो 2 को बाहर रहने दो, अंदर 14 प्लस 3, 17 इंटू 2 कितना हो गया, 34। ये भी देखो ऐड करके आ रहा है 34,
यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही था ना, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने एटम हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में है उतने ही एटम हाइड्रोजन के राइट में भी है, जितने एटम लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन के हैं उतने ही एटम लेफ्ट साइड में राइट साइड में नाइट्रोजन के भी हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, करेक्ट। तो अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। बोल सकते हैं ऐसा। दोनों वे में आपको समझ में आ गया रिएक्शन। एक पहले मैंने मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बोला और अभी मैंने मास के रेस्पेक्ट में बोला, ठीक है। अब लिमिटिंग रीजन समझते हैं क्या। मान लीजिए सेम रिएक्शन मैंने आपको करने दिया और मैंने आपको दिया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया मैंने आपको, और साथ में मैंने आपको दिया 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं पूछ रहा हूं, बताइए कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। तो आप सिंपली इसको ऐड करके 32 बोल दिए अगर, तो ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन समझिएगा। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आपको हर 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। अगर आपने 5 ग्राम भी कर दिया ना तो हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो फिर अमोनिया कैसे बनेगा। इसको आप एक और वे में समझिएगा कि एक साइकिल फैक्ट्री है। एक साइकिल फैक्ट्री में पहले अपन समझते हैं साइकिल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक साइकिल का रेशियो क्या होता है, 2 टायर चाहिए, एक सीट चाहिए बैठने के लिए, एक पैडल का सेट चाहिए, एक हैंडल चाहिए, और वो पैडल के सेट में चेन वेन सब आ जाएगी, ठीक है। ये उसका रेशियो है ना बनाने का। तो उस एक दिन में अगर एक साइकिल फैक्ट्री में 100 टायर्स बने, 100 हैंडल्स बने और 100 सीट एंड 100 वो पैडल और चेन वेन वाला सेट बन गया, एक दिन में इतना इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो बताइए मुझे उस दिन में कितनी साइकिल रेडी हो पाएगी। 50 ही हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रेशियो के हिसाब से हर साइकिल में 2 टायर लगने थे। आप एक एक करके साइकिल बनाना चालू किए, जैसी 50वीं साइकिल बनी टायर खत्म हो गए। ये तो अभी भी 50 बचा है, ये अभी भी 50 बचा है, ये अभी भी 50 बचा है, पर क्या ये तीनों मिलके एक साइकिल बना सकते हैं क्या? तो इस एग्जाम्पल में टायर एक लिमिटिंग क्वांटिटी है, टायर एक लिमिटिंग एजेंट है। शायद उस दिन अगर टायर और बने होते तो साइकिल्स और रेडी हो जाती, बट इसके कारण साइकिल का प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ रहे हैं क्या? अब इसी चीज को यहां इंप्लीमेंट करते हैं कि मैंने आपको नाइट्रोजन 28 दिया और साथ में हाइड्रोजन 4 ग्राम ही दिया। आप सबसे पहले लिखोगे रिएक्शन। रिएक्शन से, बैलेंस रिएक्शन से हमें क्या दिख रहा है कि 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए था, बट मैंने आपको 4 ही ग्राम दिया। इसका मतलब 28 के लिए 6 सफिशिएंट था, बट 28 के लिए 4 सफिशिएंट नहीं है। जैसे ही 4 ग्राम खत्म हुआ ना, नाइट्रोजन बचा रह जाएगा, जैसे यहां ये बचे रह गए, पर और अमोनिया नहीं बनेगा। जैसे यहां पे और साइकिल नहीं बन पा रही है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के अमोनिया कैसे बनेगा। हाइड्रोजन खत्म, प्रोडक्शन स्टॉप्ड। भले नाइट्रोजन बचा रह जाए, पर और अमोनिया उस दिन नहीं बन पाएगा। तो हाइड्रोजन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन और आता है, कितना अमोनिया बनेगा? तो फिर ये तो श्योर है कि 34 तो नहीं बनेगा, 32 भी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन है कि कितना बनेगा। यहां निकालना आसान था ना, हमने तुरंत बताया ना 50 साइकिल बनेगी सर। किसको देख के बताया 50 साइकिल? टायर्स को देख करके। किसी ने भी हैंडल या पैडल या सीट को देख करके 50 साइकिल नहीं बोला। सबने टायर को देख के बोला कि सर टायर तो खत्म हो गए, 100 टायर 50 साइकिल में लग गए हैं, तो 50 ही साइकिल बनी ना। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट का क्वांटिटी बताया, हाँ या ना? लिमिटिंग रिएजेंट कितना था उसके हिसाब से प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताए। तो यहां भी वही करो ना,
4 ग्राम हाइड्रोजन के हिसाब से कितना अमोनिया बनेगा ये निकालेंगे। तो अब अपन यहां पे थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड आप लोग मैथ्स में पढ़ते थे कि 5 पेन 20 रुपए में आई, तो 100 पेन कितने में आएगी? तो पहले क्या करते हो, एक पेन का रेट निकालते हो। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिट मतलब 1, यूनिटी 1। तो पहले आप एक पेन का रेट निकालोगे 5 से डिवाइड करके, तो एक पेन का रेट मिल जाएगा आपको 4 रुपीज। अब 100 क्या, अब 2000 5000 पेन का रेट निकालो, बोलो बता देंगे। क्या करना रहेगा, बस 100 इंटू 4, 400 रुपीज में 100 पेन आ जाएंगे। ये यूनिटरी मेथड होता है। अब सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं अपन अपने कैलकुलेशन में कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, हाँ या ना? ये कहां से पता चला? हाँ हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तभी मैंने कहा ना कि हम हमेशा इक्वेशन को बैलेंस रखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही तो हमारा बेसिक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हर 28 ग्राम को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, तब जाके 34 ग्राम अमोनिया बनता है। इसका मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम यानी कि 34 ग्राम अमोनिया बना पा रहे थे, तो 1 ग्राम से कितना बनाओगे? यूनिटरी मेथड 34 अपॉन 6 ग्राम ऑफ अमोनिया। पर हमने आपको कितना दिया था? 4 ग्राम। देयरफॉर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनेगा? 34/6 इंटू 4। कितना है ये अप्रॉक्स? देखो 4 4 का 16 का 6 कैरी 1, 12 प्लस 1 13 का 13 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स में 12, रिमाइंडर 1 बचेगा 16, अभी भी 2 टाइम्स ही जाएगा ना, और रिमाइंडर बचेगा 4, 16 है ना, 12, 4 बचेगा और 40, 22.6 ग्राम ही बनेगा अमोनिया। कहा हम 34 बनाने वाले थे, है ना? पर मैंने हाइड्रोजन आपको 2 ग्राम कम दिया, उसके कारण अमोनिया 34 ग्राम की जगह कितना बन रहा है? ओनली 22.6। समझ रहे हैं क्या? मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन पूरा यूटिलाइज हुआ, और उसके लिए जितना भी नाइट्रोजन चाहिए था वो यूटिलाइज हुआ, बचा है नाइट्रोजन। पर अकेला नाइट्रोजन क्या ही कर लेगा? जैसे अकेला साइकिल नहीं बना पा रहे थे, अकेले पेडल सीट और हैंडल मिल के साइकिल नहीं बना पा रहे थे, इन द सेम वे अकेला नाइट्रोजन मिल के भी अमोनिया नहीं बना पाएगा, उसको हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। समझे क्या? समझ आई चीजें? तो ये जो मैं अभी कर रहा था ना कि कितना ग्राम दे रहा है, इस टाइप के कैलकुलेशन को अपन कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जहां पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, वो भी किसको देख करके? उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके। जैसे एक और इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस है? ये तो बैलेंस है ना, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब जाकर के 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी कैलकुलेशन को हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि आपको 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कितना ग्राम कार्बन लगेगा? डबल कर दो सबको। आपने इसको डबल किया तब तो 88 आया ना, तो इसको भी डबल करो तो ये 64 हो जाएगा, इसको भी डबल करो तो ये 24 हो जाएगा। अब मिलके देंगे 88 ग्राम। सिंपल कैलकुलेशन, जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसा कैलकुलेशन होगा फिर। ठीक है, तो ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा सा मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्लास से ना हम प्रॉपर टॉपिक वाइज चालू कर देंगे, जो कि सबसे पहला रहेगा हमारा एटम मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, और फिर हम आ जाएंगे सीधा लॉज में, जिसमें 2 लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हम उसी में 4 लॉ और पढ़ेंगे। 9th तक 2 ही लॉ थे, अब 4 लॉ और आ जाएंगे उसमें। ठीक है, मोल कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, क्या होता है मोल कंसेप्ट। मोल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मोल? पहले कभी सुने वर्ड मोल? नहीं, 9th का एक्चुअली पार्ट हट गया था एक्चुअली मोल का, इसलिए आप लोगों को मोल नहीं पता होगा।
तो मोल एक्चुअली एक यूनिट होती है। मोल इज अ यूनिट। जैसे डजन एक यूनिट होती है ना, डजन तो सुने हो ना, एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है ना। आप बोलोगे एक डजन केला देना भैया, तो 12 केला देगा आपको। तो एक डजन का मतलब 12 क्वांटिटी होती है। तो डजन भी एक यूनिट है। किसका यूनिट है? क्वांटिटी ऑफ मैटर का। मैटर की क्वांटिटी काउंट करने के लिए हमने उसको यूज किया ना। इन द सेम वे मोल भी एक यूनिट है। किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। मोल इज द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बस फर्क इतना है डजन और मोल में कि डजन वर्ड हम बड़ी चीजों के लिए यूज करते हैं। आप कभी भी अंगूर डजन में खरीदने नहीं जाते हो, वो मार के भगा देगा आपको, बोलेगा किलो में लेना है तो लो वरना जाओ। तो साइज के हिसाब से लोग डजन या किलो में चीजें खरीदते हैं। इन द सेम वे हम यहां पे जिन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं वो साइज में बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं। कौन कौन? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इनके लिए अपन अगर डजन वर्ड यूज करना चालू कर दिए तो बहुत ज्यादा नंबर यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मोल, जो कि जिसके क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। डजन की क्वांटिटी कितनी है? 12। ऑल ओवर द वर्ल्ड में उस डजन की क्वांटिटी फिक्स है 12। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाओ, आप डजन बोलोगे तो वो 12 ही देगा। हाफ डजन बोलोगे तो वो 6 ही देगा। 2 डजन बोलोगे तो वो 24 ही देगा। यानी कि उसकी क्वांटिटी फिक्स है। इन द सेम वे मोल का भी एक क्वांटिटी फिक्स हो जाता है, और उस क्वांटिटी का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बड़ा नंबर है ये। 10⁻23 का मतलब क्या हुआ? आप 23 जीरोस लगाने वाले हो यहां पे। मतलब इसका 3 जीरो हटा, मतलब 3 पॉइंट हटा दो तो 6022 होगा। अभी और 20 जीरो लगाने हैं आपको, आप ये नंबर पढ़ भी नहीं पाओगे। हम करोड़, 10 करोड़ तक तो पढ़ लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। बट उसके आगे तो बहुत बड़ा नंबर है ये। तो एक मोल में इतनी क्वांटिटी होती है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, इसका मतलब मेरे पास, सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है ना। सोडियम इज एन एलिमेंट, एक मेटल है। इसका मतलब मेरे पास सोडियम के इतने सारे एटम्स हैं। मैं इसी वर्ड की बात कर रहा था कि ये वर्ड आपको सही चूज करना है। आप यहां पे मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट किस फॉर्म में रहते हैं? एटम्स के फॉर्म में। स्पेशली मेटल्स, मेटल्स किस फॉर्म में रहते हैं? एटम के फॉर्म में। और वही अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 मोल वाटर है, तो वाटर तो कंपाउंड हो गया। सोडियम एक एलिमेंट था, तो उसके लिए अपन ने एटम वर्ड यूज किया। पर वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? वाटर एक कंपाउंड है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? मॉलिक्यूल। अभी पीछे यही बता रहा था ना कि एलिमेंट के लिए हम एटम वर्ड यूज करते हैं और कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स। बिकॉज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। किसके? पानी के। ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर आया कहां से? वाई दिस नंबर, वाई नॉट एनी अदर नंबर? तो उसके लिए भी एक रीजन है। हमने मोल को ना डिफाइन किया था, कोई एक एलिमेंट के फॉर्म में हमने मोल को डिफाइन किया था, और वो एलिमेंट था कार्बन। हमने कार्बन के रेस्पेक्ट में मोल को डिफाइन किया। तो डेफिनेशन ये बना कि आप 12 ग्राम कार्बन लो। 12 ग्राम कार्बन बहुत होता है हमारे लिए, वो भले कम होगा, पर उस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के बहुत सारे एटम्स हैं। 12 ग्राम कार्बन में आप काउंट कर लो कि कितने एटम्स हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कार्बन के 2 और आइसोटॉप्स होते हैं, वो आइसोटॉप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14।
आप जो आइसोमर्स की जगह आइसोटॉप बोल दिए थे ना, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। ये आइसोटॉप्स हैं, और जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो आइसोमर्स हैं। ठीक है, इसी में एक और चीज पढ़ते थे, आइसो, क्या पढ़ते थे? ये आइसोटॉप थे, एक और क्या था जिसका उल्टा डेफिनेशन होता था ना? अभी एटॉमिक नंबर सेम है, मासेस अलग अलग है, उनमें एटॉमिक नंबर अलग अलग, मासेस सेम, क्या बोलते थे उनको? नाम याद नहीं आ रहा है। और किसी को ऑनलाइन जो है, उनको हम कहते थे आइसोबार्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल था कैल्शियम एंड आर्गन। दोनों का मास 40 बट एटॉमिक नंबर्स वेयर 20 एंड 18। ये याद है कि नहीं एटॉमिक नंबर सबको? पहले 20 के फर्स्ट 20 तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, है ना? नंबर्स भी और मास भी, दैट टू इन सीक्वेंस 1 से 20। ठीक है, तो इसलिए कार्बन 12 यूज किया, कार्बन के दो आइसोटॉप्स भी होते हैं। हमें इन दोनों आइसोटॉप को नहीं लेना, हमें कार्बन 12 का आइसोटॉप लेना है। उसी के 12 ग्राम में हमें काउंट करना है कितने एटम्स हैं, और वही मोल की क्वांटिटी होगी। तो बैठ के काउंट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एटम तो दिखता भी नहीं है ना, तो आप काउंट कैसे करोगे? तो उसका एक तरीका निकाला गया कि पहले एक एटम का मास निकाल लो ग्राम में। एक एटम का मास निकालो, तो वो आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये बहुत छोटा नंबर है, होना भी चाहिए ना। हम उस चीज का मास लिख रहे हैं जो हमें दिखता ही नहीं है, तो सोचिए वो कितना छोटा होगा और वो कितना हल्का होगा। कितने ग्राम का है? नॉट इवन 1 ग्राम, नॉट इवन उसका आधा, नॉट इवन उसके आधे का आधे का आधे का आधा। बहुत छोटा है ये नंबर। आप इमेजिन कर पा रहे हो ये नंबर को? देखो वहां पे +23 था, तो अपन पावर्स के प्लस था तो अपन जीरो लगा रहे थे। यहाँ पे तो आपको पॉइंट लगाने हैं भाई, पॉइंट के बाद जीरोस लगाने हैं। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है ये, पर ये एक कार्बन का मास होता है ग्राम में। ये क्या होता है? एक कार्बन का मास इन ग्राम। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप निकाल पाओगे 12 ग्राम में कितने कार्बन है। ऐसे काउंट तो नहीं करेंगे बैठ के, बट अगर एक मास, एक कार्बन का मास मैं दे दूं, तो क्या बता पाओगे 12 ग्राम में कितने कार्बन होंगे? ऐसे ही कैसे बता पाओगे? मल्टीप्लाई। अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप गए सब्जी मंडी आलू खरीदने, पता चला कि एक आलू 100 ग्राम का है। ठीक है, तो आप गए दुकानदार वाले से 1 किलो आलू लिए। तो बताइए 1 किलो आलू में कितने आलू आए होंगे? डिवाइड करेंगे, कैसे पता चला? 1000 ग्राम को आपने 100 से डिवाइड किया, तब जाके आया 10। यहां भी तो वही करना है। आपको कितना ग्राम कार्बन चाहिए? 12 ग्राम कार्बन। एक कार्बन का मास कितना है? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो आ जाएगा कितना कार्बन है 12 ग्राम में। जैसे यहां आया ना 10 आलू होंगे 1000 ग्राम में। वही आपको एग्जांपल समझ में आया आलू वाला, कि अगर आपका एक आलू 100 ग्राम का है, तो ऐसा कितने आलू आएंगे 1 किलो में? 10 आएंगे, क्योंकि हर एक का मास 100 ग्राम है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100। कितने आलू आए? 10। इन द सेम वे आपको टोटल कितना मास चाहिए था कार्बन का? 12 ग्राम चाहिए था, और हर एक कार्बन का कितना मास है? 1.99 इंटू 10⁻23। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वही मोल का फिक्स क्वांटिटी होता है। कैसे होगा देखो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, -23 ऊपर जाके +23 हो जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो आ गया हमारा। अब बचा 12/1.99। देखो अगर ये 12/2 होता तो आंसर 6 होता कि नहीं? पर ये 2 नहीं है, 2 से थोड़ा छोटा है, तो वहां आंसर भी 6 से थोड़ा नीचे नहीं, बड़ा होगा। नंबर छोटा है ना नीचे वाला, तो आंसर बड़ा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना वो, तो अगर डिनोमिनेटर 2 से थोड़ा छोटा है तो आंसर 6 से थोड़ा बड़ा होगा। तो वो बड़ा नंबर यही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
समझ में आया गया? तो ये क्वांटिटी वहां से आई है, ठीक है। तो एक मोल का मतलब होता है इतना एंटिटी। अब अगर वो एक मोल ऑफ एलिमेंट है तो उतने नंबर ऑफ एटम्स बोलोगे, अगर एक मोल ऑफ कंपाउंड है तो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलोगे। बस ये वर्ड का आपको जो चूज करना है वो प्रॉपर करना है। एलिमेंट है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो, सॉरी कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल। जैसे अपन वो मास के लिए भी वर्ड यूज करते हैं ना, आप हाइड्रोजन के मास को 1 AMU बोलते थे ना, 1 AMU होता है मास, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करते थे? एटॉमिक मास। आप मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना बोलोगे इसको। H2 के मास को आप बोलोगे 2 AMU, ये मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास समझते हैं ना? एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास पहले ग्राम में निकालने का सोचे थे, पर वो इतना छोटा आ रहा था कि फिर छोड़ दिए। तो जो ना अभी अपन ने एक कार्बन का मास निकाला ना, कितना था एक कार्बन का मास? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो जी सबका मास ऐसे याद रखना कितना मुश्किल हो जाता। हाइड्रोजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट। आप सोचिए ऐसे मास याद रखना आसान होता कि हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का मास 12 है, ये याद रखना आसान है कि ये? ऑब्वियसली राइट साइड वाला, राइट। तो इस ग्राम की जगह हमने एएमयू में कन्वर्जन किया। एएमयू क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, नाम भी उसका वैसे ही है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, और उसका फुल फॉर्म भी वही है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका मतलब होता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमने इस रिलेशनशिप को यूज करके सभी के मास इन ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर दिया। तो आज जो आप मासेस पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, है ना, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20। तो ये सब किसमें है? ऑल आर इन एएमयू। सारे मासेस किसमें है? एएमयू में, नॉट इन ग्राम। हाँ निकाले पहले ग्राम में, बट देन सबको एएमयू में कन्वर्ट कर दिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो ये हो गया एटॉमिक मासेस। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे मॉलिक्यूलर मास? अगर मुझे H2O का मास निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? हाँ, इंडिविजुअल के एटॉमिक मासेस को ऐड करके। तो यहां पे आपके 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो 2 एटम है हाइड्रोजन के, हर एक एटम का मास 1 AMU है, प्लस 1 एटम है ऑक्सीजन का, उसका मास 16 AMU। ऐड करके कितना आ जाएगा? 18 AMU। इसका भी यूनिट सेम होता है, AMU। क्लियर है? क्योंकि दोनों मास ही है ना, तो दोनों का यूनिट क्या रहेगा? सेम, AMU। तो ये हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आते हैं मोलर मास में। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोले, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोले, तो मोलर मास किसको बोलेंगे? एक मोल के मास को। अरे एक मोल का तो क्वांटिटी आपको पता चल गया कि एक मोल में इतना क्वांटिटी होता है, हाँ या ना? वो एटम्स हो या वो मॉलिक्यूल हो, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है। अगर आपने सोडियम लिया होता तो आप एटम वर्ड यूज करते, आपने वाटर लिया होता तो आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते। ये तो उसकी क्वांटिटी हो गई ना, पर इसका एक वजन भी तो होगा। उसी मास को हम मोलर मास बोलते हैं। जैसे एटम के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, तो मोल के मास को मोलर मास। और ये मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास, एक मोल का मास। एम आई क्लियर? ठीक है, इसलिए उसका यूनिट क्या होता है? मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, इतना ग्राम पर मोल, एक मोल का इतना ग्राम होता है मास। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका ही बहुत आसान है। मोलर मास को आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, किसी भी एक मोल के मास को आप निकाल सकते हो। कैसे? मोलर मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास ओनली, इट इज नथिंग बट
मॉलिक्यूलर मास ओनली, बस फर्क कितना है यूनिट का। एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू था, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी एएमयू था। इन्हीं को अगर मैं ग्राम में कर दूं कन्वर्ट, कन्वर्ट नहीं मतलब एक्सप्रेस, तो वो कहलाते हैं मोलर मास। एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ सोडियम, कितने एटम्स होंगे इसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। लोग आ गए क्या इसी से? थोड़ा देखना लोगों मैथ्स। हार्दिक सर आएंगे? हाँ, जब तक नहीं आ रहे उनको मैथ्स आएंगे, थोड़ी देर मैथ्स पढ़ाना होगा। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। करेक्ट? ये तो होगा ना, ये तो अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 मोल में कुछ भी ले लूं इतना ही क्वांटिटी होगा, और वो कुछ भी पे डिपेंड करेगा कि मैं एटम वर्ड यूज करूंगा कि मॉलिक्यूल वर्ड यूज करूंगा। तो ये लाइन समझ में आ रही है 100% पक्का? अब इसका मास के बारे में बात कर रहे हैं अपन, मोलर मास के बारे में। तो देखिए इसका मास इज नथिंग बट, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास किसी को याद है? 23, वेरी गुड, 23 AMU। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। तो आपको यहां पे नंबर तो वही लिखना है, यूनिट एटीएम की जगह, सॉरी AMU की जगह ग्राम हो जाएगी। अब ये लाइन खत्म हो गई पूरी हमारी। 1 मोल सोडियम में इतने एटम्स होते हैं सोडियम के, और उनका टोटल मास 23 ग्राम होता है। समझे क्या? एक और एग्जांपल, 1 मोल ऑफ लेट्स से कैल्शियम, तो नंबर ऑफ एटम्स तो इतने ही होंगे, है ना? आप 1 डजन किसी भी चीज का लो 12 ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि 1 डजन कॉपी लोगे तो 13 कॉपी दे देगा वो, और 1 डजन बनाना लोगे तो 12 ही देगा, ऐसा थोड़ी ना। डजन मतलब 12, वैसे ही मोल मतलब ये क्वांटिटी फिक्स है। हाँ, वजन चेंज होगा ना, कॉपी का वजन और बनाना के वजन में अंतर है कि नहीं है? इसका मास हो जाएगा 40 ग्राम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 AMU। तो ये मैं आपको बता रहा कि मोलर मास निकालना आसान है। आपको क्या करना है, उसके एटॉमिक मास का नंबर जो है वो सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट चेंज हो जाएगी। AMU की जगह क्या आ गया? ग्राम। बट देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, 40 ग्राम एंड 40 AMU में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम का मतलब है 1 मोल ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के इतने सारे एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स। और वही अगर मैं इसकी बात करूं तो ओनली 1 एटम ऑफ कैल्शियम। है कि नहीं जमीन आसमान का फर्क? इस क्वांटिटी, इस यूनिट और इस यूनिट में बहुत डिफरेंस होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, बट यूनिट अलग अलग है। 40 AMU कैल्शियम बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास कैल्शियम का एकमात्र एटम है, ओनली 1 एटम ऑफ कैल्शियम। एंड व्हेन आई से 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो मेरे पास 1 मोल कैल्शियम है, यानी कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? सेम चीज मैं एक कंपाउंड के लिए लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 मोल ऑफ H2O वाटर, कितने मॉलिक्यूल होंगे? बोलो नंबर, इतने बार मैं बोल दिया हूं, आप लोग एक बार तो बोलो। 6.022 इंटू 10⁻23। अब एटम मत लिख देना, क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इसका मोलर मास किसके बराबर होगा? वाटर के मॉलिक्यूलर मास के बराबर न्यूमेरिकली, और यूनिट ग्राम। तो क्या लिख दूं? 18 ग्राम। क्लियर है ये? आप लोग मुझे एक का बताइए मास निकाल के फटाक से। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है, तो व्हाट इज द मोलर मास? निकाल के बताइए मुझे जल्दी से, कहीं रफ में करिए। 6, ये तो सेम है नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2SO4, but what is the mass? जल्दी बताइए. Anyone from online? आप लोग हैं तीनों मेरे साथ? शशांक, वसुधा, पलक. यस सर। Yes, sir. कितना मास होगा इसका? मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना? इससे पता चलेगा आप लोग को मासेस याद है कि नहीं. अदरवाइज मुझे थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा. पहले आप लोग को मासेस याद कराने पड़ेंगे. Sir, 98. ओके, एक का आया 98. और कुछ मास याद नहीं तो पूछो ना भाई, किसका मास याद नहीं बताओ. अरे H2SO4, जैसे अभी अपने H2O का 18 कैसे आया, आपको यहां समझ में नहीं आया था यार? तो क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? बोर्ड में या कॉपी में जो भी चीज लिख रहे हो, यहाँ जो भी चीज देख रहे हो, उसका एक एक का मीनिंग समझ में आना चाहिए वैभवी. जहां नहीं आया वहां रोकना है. 18 ग्राम आया है H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद. कैसे आया? 2 into 1 + 1 into 16. हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU. ऐड किए तो कितना आया? 2 + 16, 18 AMU. बस AMU हटाए और ग्राम चिपका दिए. अब समझे? पर ये चीज तो अपन पीछे भी किए थे वैभवी. 18 तो मैं प्रॉपर निकाल के भी दिखाया था. देखो एक जगह पर. कहां निकाल के दिखाया था? अभी करे थे अपन. ये देखो, ये रहा. अनुराग, आया क्या? 98 आना चाहिए. आपका आया अक्षरा? 98 आ रहा है. 32 होता है, फिर आपका 100 आ रहा होगा. तो 98 आएगा क्योंकि 32 लेना है ना अपन को, है ना. सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है. उसका एटॉमिक नंबर 16 है. 16 का डबल कितना होता है? 32. 16 का डबल होता है 32. तो 2 हो गया हाइड्रोजन, 32 हो गया आपका सल्फर, और 16 into 4, 64 हो गया ऑक्सीजन. तो 4 + 2 + 2 is 8 and 6 + 3 is 98 ग्राम. हाँ, तभी आपका 100 आ रहा था. ठीक है. देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ये तो एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं मैंने. एटॉमिक मास निकालने के लिए अपने ट्रिक यूज करते थे कि जितने भी ऑड नंबर वाले हैं, कुछ एक्सेप्शंस थे. चलो मैं दूसरा सेट भी लिखता हूं, फिर एक साथ बात करते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ये याद है कि नहीं? ऑनेस्टली बताओ. नहीं, मतलब याद है कि नहीं सीक्वेंस? इसका ट्रिक भी था ना, है ना. इसका ट्रिक था. अगर कोई मुझसे 9th क्लास पढ़ा होगा तो उसको मैंने ट्रिक भी बताया था इसका. इसको 10 याद रखने के लिए और इसको 10 याद रखने के लिए एक ट्रिक था. ऐसा ऐसा कुछ ट्रिक मैंने बताया था कि हाई हील लिए बिना भी चाची, नानी और फूफा जी नाचेंगे. घर में शादी है तो नाच गाना तो होगा. अब अगर हाई हील्स नहीं है किसी के पास तो नाचना थोड़ा बंद कर देंगे, तब भी नाचेंगे. और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी. ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक. अब अपना ट्रिक निकालो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो. पर पहले 20 सीक्वेंस में याद होने चाहिए. ठीक है. अब आते हैं मास पे. मास के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि जितने भी ऑड नंबर वाले हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इधर क्लोरीन. क्योंकि ये देखो, अच्छा मैंने इसके नंबर्स नहीं लिखे ना. ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20. ये इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दिए मैंने.
जितने भी ऑड एटॉमिक नंबर्स वाले हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, सबका एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर का डबल प्लस वन करेंगे। जैसे इसका हो जाएगा डबल प्लस वन 7, इसका हो जाएगा डबल प्लस वन 11, इसका हो जाएगा डबल प्लस वन 19। 7 मैंने अभी छोड़ दिया है ना, 1 मैंने अभी छोड़ दिया है, बाकी तो 3 लिख दिए मैंने। इधर आते हैं तो डबल प्लस वन कितना हो जाएगा 23, डबल प्लस वन हो जाएगा 27, डबल प्लस वन हो जाएगा 31, इसका तो अपन छोड़ दिए, डबल प्लस वन हो जाएगा 39। ये हो गए ऑड वाले। अब आते हैं इवन वाले में। इवन में भी अपन 2 को छोड़ेंगे, इसको और इसको। बाकी सब जितने भी इवन है उनका एटॉमिक मास जस्ट डबल। इसका 4, इसका 12, इसका 16, 20, डबल कर रहा हूं मैं जस्ट। 8 का डबल 16, 10 का डबल 20, 24, 28, 32 एंड 40। बच गए बस 5 जिसमें सर्कल लगा हुआ है। ऑड वाले 3, इवन वाले 2। तो इनके मास से अगर लिखना है तो इसका मास 1 ही होता है क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 0। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज गॉट नो न्यूट्रॉन्स। ठीक है। बेरिलियम इवन नंबर है बट इसका मास ऑड जैसे निकालेंगे, तो डबल प्लस वन यानी कि 9। नाइट्रोजन ऑड है पर इसका मास इवन जैसे निकालेंगे, तो डबल 14। ठीक है। पूरे पहले 20 में एक लौता क्लोरीन ही है जिसका मास फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, 35.5 एंड आर्गन का मास 40, सिमिलर टू कैल्शियम। आइसोबार्स, बिकॉज दे आर आइसोबार्स। ठीक है। तो ऐसे करके अपन पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखेंगे। ये याद रखोगे तब तो आप मोलर मास निकाल पाओगे ना, तब तो मोल कंसेप्ट समझ पाओगे, वरना मैं ऐसे लिख दूंगा 18, फिर समझ भी नहीं पाओगे और फिर पूछोगे भी नहीं। समझ गए ना? ये 98 क्लियर हुआ वैभवी? 2 + 32 + 64। ठीक है। तो आज हमने मोल कंसेप्ट चालू किया है, मोलार मास तक गए हैं, है ना, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास में शुरू से चालू करूंगा, तो ये मोल कंसेप्ट हम बाद में पूरा लिख लेंगे। ठीक है। बट अभी यहां तक का मोल कंसेप्ट समझ में आ गया ना? किसी भी चीज का 1 मोल मतलब क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, मास उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, बस यूनिट एएमयू की जगह हम ग्राम लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपका एकदम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चालू करूंगा, जो कि सबसे पहले अपन देखेंगे लॉज।